गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने राउल्ट लॉ और उसके दो केसेस देखे थे और हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था। उस समय मैंने आपको ग्राफ में दो चीजें बताई थी, एक था आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आज हम उसी की बात करेंगे। हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब मैं सबसे पहले अगर बात करूं, यहां पर ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा आईआईटी और नीट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल टॉपिक है। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं इस लेक्चर को उसी वे में करवाऊंगा ताकि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो भी अच्छे से हो और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी भी थोड़ी बहुत समझ आप में आवे। ठीक है, तो देखो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको मैं डिफरेंस के साथ अगर आपको समझाता चलूं, ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी यहां बात करेंगे हम आदर्श विलयन की, यहां बात करेंगे हम अनादर्श विलयन की। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, अभी बस समझो लेक्चर को। देखो आइडियल सॉल्यूशन में किसे बोलूंगा, वो सॉल्यूशन जो हर कंसंट्रेशन पे, हर कंसंट्रेशन, अब मैं यहां हर कंसंट्रेशन क्यों बोल रहा हूं, एट ऑल कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये हुआ हमने अगर राउल्ट लॉ को अगर देखा और वहां पर जो ग्राफ प्लॉट किया था वो किसके बीच था, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। मैंने आपको उस समय बताया था मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हम 0 से 1 तक क्या करवाते हैं, वेरी करवाते हैं। तो क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन तो एक क्या है, कंसंट्रेशन टर्म ही तो है, ये 0 से 1 तक क्या हो रही है, वेरी हो रही है। यानी यहां पर मैं अलग अलग कंसंट्रेशन पे क्या देखूंगा, उसका बिहेवियर देखूंगा। यही बात है ना, जो भी मैंने सॉल्यूट या जो भी सॉल्वेंट लिया उसका बिहेवियर नोट करूंगा। तो यहां पर आइडियल सॉल्यूशन वो क्या बोलता है, उसे बोलेंगे जो एट ऑल कंसंट्रेशन, एट ऑल कंसंट्रेशन फॉलो द राउल्ट्स लॉ, जो हर कंसंट्रेशन यानी हर सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे वही क्या है, मेरा आदर्श विलयन है। और जो नहीं करे, दो सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो द राउल्ट लॉ एट एनी कंसंट्रेशन, एट ऑल कंसंट्रेशन, जो भी बोलना है बोलो, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज निकल के आती है सामने। राउल्ट लॉ हमने पढ़ा था पी जी, यही है, प्रोपोर्शनल किसके होता था, एक्स जी। फिर यहाँ हमने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने बताया था आपको, हटा दो, क्या लगेगा, पी नॉट यानी वेपर प्रेशर ऑफ गैस, दैट गैस इनटू मोल फ्रैक्शन। अब राउल्ट लॉ को फॉलो करने का मतलब, जब ये इक्वल होता है, जब ये जो पार्शियल प्रेशर है ये किसके इक्वल हो, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के प्रोडक्ट, ऐसे बोल सकते हो ना, या तो गुणनफल हिंदी में, या क्या बोल दूं, इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या हो, इक्वल हो, तब वो क्या करेगा, राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। और अगर ये ऐसा नहीं हो तो मैं बोल सकता हूं दे डजंट फॉलो द राउल्ट लॉ। ऐसा नहीं हो तो क्या नहीं करेगा, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं कुछ कंडीशंस की बात करूं, क्या बात करूं, कुछ कंडीशंस, या मैं बोल सकता हूं कुछ प्रॉपर्टीज, हिंदी में बोल दूं कुछ शर्तें या कुछ गुण है, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। वो क्या क्या है वो देखने आपको। देखो सॉल्यूशन बनाना है मेरे को, सॉल्यूशन बनाना है तो एक क्या चाहिए, सॉल्यूट चाहिए, और एक क्या चाहिए, सॉल्वेंट, यानी एक विलय और एक विलायक। तो यहां मैं लेता हूं एक सॉल्यूट और एक क्या लिया मैंने, सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया भाई साहब, एक सॉल्यूशन बनाया। अब यहां पर जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन बनाएगा उसके लिए कुछ कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन, अगर मेरे पास सॉल्यूट और जो मैंने सॉल्वेंट लिया है उनके मॉलिक्यूल्स का साइज अगर ऑलमोस्ट सिमिलर हो, या तो पूरा का पूरा सिमिलर हो या ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क हो, ऐसे बोल सकता हूं मैं, तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां पर जो पहली नंबर शर्त है क्या है, कि सेम, या मैं ऐसे बोल दूं ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर
होगा भाई साहब, तब यहां जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। दूसरा, अगर यहाँ जो सॉल्यूट है और यहाँ जो सॉल्वेंट है, इनका नेचर, इनकी पोलैरिटी की अगर मैं बात करूं वो सेम हुई, क्या होनी चाहिए, पोलैरिटी सेम। अब यहाँ पोलैरिटी सेम होने का मतलब क्या है, हमने एक रूल पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी अगर मेरे पास कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है, उसे मैं अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो उसके अंदर घुलेगा। यही पोलर पे लागू होता है, समझा ना। तो यहां पर अगर मेरे पास सेम पोलैरिटी हुई, क्या हुई, सेम पोलैरिटी हुई, किसकी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो जो यहां सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा भाई साहब, आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ सेम पोलैरिटी ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है आइडियल में, नॉन पोलर और नॉन पोलर, पोलर पोलर नहीं होते, ये दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तीसरी कंडीशन, तीसरी जो शर्त है उसकी अगर मैं बात करूं, अगर यहां जो सॉल्यूट लिया है और यहां जो सॉल्वेंट लिया है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो अगर सेम हुआ, वो अगर सेम हुआ तो यहां जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। सेम इंटरमॉलिक्यूलर attraction force, then the solution will be ideal। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर सेम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हुआ, समझे ना, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइडियल। चौथी बात में, ये जगह है क्या, यहां दिख रहा है, अगर मेरे पास सेम स्ट्रक्चर के क्या हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, तो वो जब आपस में मिक्स होंगे और जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में। अब बात करता हूं मैं यहां वाली शर्तों की, यानी अनादर्श और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसकी। अब देखो इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊं, क्योंकि हिंदी वाले भी देखते हैं, तो उनके लिए देखो, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर साइज, अगर अणुओं का आकार लगभग समान हुआ तो जो विलयन होगा वो आदर्श विलयन होगा। दूसरी शर्त क्या है, अगर ध्रुवता, सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलय और विलायक की ध्रुवता अगर समान होगी, समान कैसे, नॉन पोलर, यानी दोनों क्या होने चाहिए, अध्रुवीय होने चाहिए, ध्रुवीय नहीं, अध्रुवीय और अध्रुवीय होंगे, तो जो विलयन बनेगा वो कौन सा होगा, आदर्श विलयन होगा। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, अगर उसमें जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है विलय और विलायक में वो समान हुआ या लगभग समान हुआ, तो जो विलयन बनेगा वो कौन सा होगा, आदर्श। चौथा पॉइंट मैंने क्या लिखी है, अगर उनकी संरचना, ठीक है, अगर उनकी संरचना क्या हुई, लगभग समान हुई, तो जो विलयन बनेगा वो क्या होगा, आदर्श विलयन। अब यहां की कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो वो देखो, यहां जो मैंने सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट लिया है और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन यहाँ देखो क्या है, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर साइज होगा, किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल होगा। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट कर दो, क्या होगी पहली कंडीशन, अगर सेम साइज ना हुआ, क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर साइज सेम नहीं होगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा, नॉन आइडियल होगा। यानी जो मेरे पास अणु है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक के जो अणु है उनका आकार अगर लगभग समान नहीं हुआ तो क्या बनेगा, अनादर्श विलयन बनेगा। दूसरा पॉइंट, यहां पर देखो क्या लिखा है, सेम पोलैरिटी, तो यहां पर क्या लिखूंगा, डिफरेंट पोलैरिटी, क्या हुई, डिफरेंट पोलैरिटी हुई, तो जो सॉल्यूशन बनेगा क्या बनेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब डिफरेंट पोलैरिटी से मतलब क्या है, डिफरेंट पोलैरिटी का मतलब हुआ या तो मेरे पास सॉल्यूट हो जो नॉन पोलर हो और जो सॉल्वेंट हो क्या हो, पोलर हो। एक तो बात ये हो सकती है, दूसरी बात क्या हो सकती है, या मेरे पास क्या हो, सॉल्यूट पोलर हो और सॉल्वेंट क्या हो, नॉन पोलर हो। अब एक एडिशनल बात और यहां पर मेरी तरफ से ध्यान रखना, अगर मेरे पास पोलर और पोलर हुआ तो भी क्या होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, नॉन आइडियल बनेगा। लेकिन हर कंडीशन में नहीं,
कुछ कुछ कंडीशंस में बनेगा। यहां लिख देता हूं वेरी फ्यू कंडीशंस। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल्स ही हैं जो क्या बनाएंगे नॉन आइडियल, बाकी सब क्या बनाएंगे आइडियल। ठीक है, कुछ कुछ की बात कर रहा हूं। यहां पर भी कुछ कुछ है जो, अगर पोलर की बात करूं तो यहां पर भी कुछ कुछ है जो पोलर बनाएंगे, मतलब पोलर क्या आइडियल बनाएंगे, और कुछ नॉन आइडियल। तो यहाँ पर बस इसके एग्जांपल ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा नॉन आइडियल में पोलर और पोलर वाला एग्जांपल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट शर्त तीसरी नंबर हमने क्या लिखी थी, अगर सेम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हुआ तो आइडियल। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हुआ, डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स एंड डिफरेंट IMAF हुआ तो क्या बनेगा, नॉन आइडियल बनेगा भाई साहब। ठीक है, चौथा पॉइंट हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर का। अगर सेम स्ट्रक्चर हुई तो क्या बनाएगा, आइडियल बनाएगा। लेकिन यहां मैं क्या लिख दूं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हुई तो क्या बनाएगा, नॉन आइडियल बनाएगा। आई बात समझ में? तो ये सिर्फ ऊपर से मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम इसके अंदर की बात करेंगे सारी की सारी। और देखो कुछ बातें और भी कुछ कंडीशन है, वो देखो मैं इसको रफ करता हूं। और देखो कंडीशन क्या है, अगर मैं जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उसको मिक्स कर रहा हूं और क्या बना रहा हूं, सॉल्यूशन बना रहा हूं, ये सारी कंडीशन ही चल रही है। ठीक है, अब ये कंडीशन जो बताने वाला हूं ये थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या है ये कंडीशन, कब बनेगी, ऑन मिक्सिंग। जब मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करूंगा, एक दूसरे में मिक्स करूंगा, क्या कर रहा हूं, उस समय मिक्स कर रहा हूं ना, तो वो क्या बना रहा है, सॉल्यूशन। तो उस समय कुछ कंडीशंस होगी, वो कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन, ये चार कंडीशंस तो एक तरफ है। ठीक है, ये दो कंडीशंस और ध्यान रखना, जब मैं इनको क्या करता हूं, मिक्स, इनको क्या करता हूं आपस में मिक्स करूंगा तो दो कंडीशन और बनेगी। पहली कंडीशन क्या है, जो हीट यहां पर चेंज होगी, यानी चेंज इन एंथैल्पी बोल दूं या चेंज इन हीट होगी, वो हमेशा क्या होगी, शून्य के बराबर होगी। यानी मैं एक बात यहां ये बोल सकता हूं, देयर इज नो चेंज इन हीट। दूसरी बात क्या है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। इसको हम आगे फर्दर फिर समझेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ यहां पर डिफरेंस के तौर पे आपके बता रहा हूं, लेकिन बाद में इसको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो पहला मैं लिख दूं चेंज इन हीट, या मैं बोल दूं एंथैल्पी इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब जो डेल्टा H मिक्सिंग बोल दूं, डेल्टा H मिक्स इक्वल्स टू जीरो होगी हमेशा। दूसरी कंडीशन, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, जब मैं इसको मिक्स करूंगा तो वॉल्यूम में जो चेंज होना चाहिए, हो सकता है कभी हमारा क्या होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई सॉल्यूट लिया, ठीक है, उसको मैंने किसी सॉल्वेंट में डाला, हो सकता है जब वो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, हो सकता है उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसको हम एग्जांपल से आगे पढ़ेंगे, अभी बस ये ध्यान रखो, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, जीरो हो। चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो, यानी डेल्टा V मिक्स करने पर क्या हो, जीरो हो, तो वो जो सॉल्यूशन होगा कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। अगर यहां पर देखूं नॉन आइडियल में तो क्या होगा, पहली कंडीशन डेल्टा H जो मिक्सिंग है वो जीरो के इक्वल कभी नहीं होगी। दूसरी डेल्टा V जो मिक्सिंग है वो भी जीरो के इक्वल कभी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा H का मतलब क्या है, यहां पर देखो चेंज इन हीट। चेंज इन हीट क्या होता है, कभी कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, तो वहां पे कुछ हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और मिलकर के क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, है ना। अब वो अगर रिएक्टेंट के बीच में, रिएक्टेंट के जो खूब सारे एटम्स होंगे या जो खूब सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में जब ब्रेकिंग होती है किसकी, बॉन्ड की, तो उस समय हमें उनको क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए देनी पड़ती है। तो यहां पर क्या किया उस सब्सटेंस ने, हीट को क्या किया, एब्सॉर्ब किया। ठीक है, ये आप लोगों ने, ये छोटा सा कंसेप्ट है 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम उस सब्सटेंस को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बना है,
बना तो क्या हुआ, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जब नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो उस समय एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर समझना डेल्टा इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर इस रिएक्टेंट ने इस पूरी रिएक्शन में क्या हुआ, यहाँ पर जो एनर्जी ली है और यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ से निकली है, रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब एनर्जी और जो रिलीज एनर्जी, उसका डिफरेंस अगर जीरो हो तो आइडियल सॉल्यूशन, और अगर जीरो के इक्वल ना हो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको हम डिटेल में करेंगे, अभी के लिए बस ये डिफरेंस ध्यान रखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब तो देखो थर्ड पॉइंट है उसको समझना। हमारे पास ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो होगा, ऑब्जर्व्ड प्रेशर बोल दूं या मैं इसको बोलता हूं एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो मेरे पास प्रेशर आया है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो प्रेशर आया है वो अगर इक्वल हो जाए थ्योरेटिकल प्रेशर के, थ्योरेटिकल प्रेशर के। अब ये थ्योरेटिकल प्रेशर क्या है, थ्योरेटिकल प्रेशर का मतलब ये है वो प्रेशर जो हम राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। प्रेशर कैलकुलेटेड बाय राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ से जो हम प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं वो है थ्योरेटिकल प्रेशर, और जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रेशर फाइंड आउट करें उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑब्जर्व्ड प्रेशर। अब बात करता हूँ ऑब्जर्व्ड प्रेशर की, कि भाई साहब ये जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑब्जर्व्ड प्रेशर फाइंड आउट किया जाता है मैनोमीटर की हेल्प से। किसकी हेल्प से, मैनोमीटर की। मैंने पहले भी बता रखा आपको प्रेशर, कि प्रेशर फाइंड आउट किया जाता है मैनोमीटर की हेल्प से। अब मैनोमीटर की हेल्प से हम किसी भी फ्लूइड का यानी किसी भी द्रव्य का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेशर। अब फ्लूइड का मतलब ध्यान रखना दो चीजें होती है, या तो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकती है, फ्लूइड में ये दोनों आते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से अगर मैं फाइंड आउट करूंगा प्रेशर, जो आएगा वो क्या है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर। एक डिवाइस और होती है, उसके बारे में भी एडिशनल नॉलेज होनी चाहिए सभी को। एक होती है डिवाइस बैरोमीटर। बैरोमीटर की हेल्प से जो प्रेशर फाइंड आउट किया जाता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब जो निकाला जाता है वो बैरोमीटर की हेल्प से निकाला जाता है। तो ये दोनों ध्यान रखना। अब वापस यहाँ आओ, ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या था, हमने कल एक इक्वेशन पढ़ी थी टोटल प्रेशर की, क्या थी, P01 प्लस P02 माइनस P01 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट 2, यही था। यहाँ पर ये जो है अपना, ये तो है ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल प्रेशर जिसको हम मैनोमीटर की हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पूरी टर्म है भाई साहब, ये पूरी की पूरी क्या है, थ्योरेटिकल प्रेशर है जिसको हम राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली इक्वल्स टू रहे तो मैं बोल दूंगा वो सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। अगर इक्वल ना हो यानी थ्योरेटिकल प्रेशर और जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो इक्वल ना हो तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल। ये थर्ड पॉइंट इसमें, इसको मैंने यहां समझा दिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, दे आर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी ये जो सॉल्यूशन होंगे वेरी डाइल्यूट होंगे, बहुत ही तनु विलीन होंगे, बहुत ही तनु विलीन होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, यानी सांद्रित विलयन होते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट एक और ध्यान रख लेना, जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उसको मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रभाजी आसवन हिंदी में, जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सबने पढ़ा है। उस प्रोसेस के थ्रू मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यानी इनको प्योर स्टेट में क्या कर सकता हूं, अलग अलग कर सकता हूं। तो यहां पर लिख लो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी विलय और जो विलायक है कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी प्रभाजी आसवन से, प्रभाजी आसवन से इन्हें अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, लेकिन यहां पर नहीं किया जा सकता। तो ये थे भाई साहब, अब
अभी तक जो डिफरेंस है वो। अब हम बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की। इसको रफ कर दूं फिर।